हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा सैमुअल और आज हम मेडिकल का फिर से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और वो भी हिंदी में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। किसी भी प्रकार का अपशिष्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और प्रयोगशाला में जमा होने वाला अपशिष्ट सबसे खतरनाक होता है, और अगर यह उचित तरीके से ठिकाने न लगाया जाए तो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसमें रोगजनक जीव या हानिकारक रसायन मौजूद हो सकते हैं। आपको मालूम है बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? यह होता है क्लिनिक और जो हॉस्पिटल होते हैं और जो नर्सिंग होम है, ओल्ड एज होम है, और जितने भी ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिकल के काम किए जाते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसी सामान निकलती है जो कि हमारे मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। मनुष्यों का जो कटा हुआ हाथ है, पैर है, जो स्किन है, कोशिका ऊतक हो गई, या फिर जो कॉटन हो गया, जो ब्लड वाला कॉटन है, या कैथेटर है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो उसका सही तरीके से निपटान करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो दूसरे मनुष्यों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं, यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि अस्पताल का कचरा स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक और वनस्पति और क्षेत्र के जीवों के लिए एक संभावित स्वास्थ्य खतरा है। यही कारण है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था, और जुलाई 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों को अधिसूचित किया गया था। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया और इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन करते हैं। तो इसका मैनेजमेंट, इसका जो नियंत्रण है, वो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं वो करते हैं, और इसको सबसे पहले वन विभाग के द्वारा 1986 में लाया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पारित, और ये अधिनियम 1986 में लाया गया, और जुलाई 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम जो है वो अधिसूचित किया गया था। तो जब भी क्वेश्चन में आए, पूछा जाता है अधिकतर कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कौन लाया, तो वन विभाग, जो वन मंत्रालय है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वो उसको 1986 में लेकर आया था। बायोमेडिकल वेस्ट, इसकी परिभाषा देखते हैं। भारत के जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ऐसी किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव प्राणियों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों में उत्पन्न होता है। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो क्या होता है? जब हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में यदि किसी प्रकार का कोई परीक्षण होता रहता है, किसी प्रकार की कोई रिसर्च होती है, या फिर जब जानवर या फिर मनुष्यों का किसी प्रकार का कोई उपचार किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, या मेडिकल का कुछ प्रक्रिया की जाती है, तो उससे निकलने वाला जो भी सामग्री होती है, जो भी सामान होता है, वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसको कई भाग में बांटा गया है। सबसे पहले जैव चिकित्सा अपशिष्ट 2 प्रकार का होता है। तो जैव चिकित्सा के अपशिष्ट को 2 भाग में बांटा गया है। एक है गैर खतरनाक अपशिष्ट और दूसरा है खतरनाक अपशिष्ट। तो देखते हैं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा उत्पादित कचरे का 75 से 90% के बीच गैर खतरनाक अपशिष्ट या घरेलू कचरे की तुलना में सामान्य स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट है। शेष 10 से 25% स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है, और इससे कई तरह की स्वास्थ्य जोखिम पैदा होती है। तो सबसे पहले आप देखिए गैर खतरनाक अपशिष्ट। गैर खतरनाक अपशिष्ट 75 से 90% के बीच में होती है, जो कि घरों से निकलने वाला कचरा होता है।
तो गैर खतरनाक अपशिष्ट जो होता है उसमें 75 से 90% के बीच ही होता है। ये किचन से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स हो गए, जो फूड प्रोडक्ट्स है, रैपर है, और जो टिश्यू पेपर वगैरह हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन वगैरह, तो ये सब चीज़ें गैर खतरनाक अपशिष्ट में आती हैं। खतरनाक तो हैं क्योंकि जो कुछ प्लास्टिक मटेरियल है वो जल्दी ईजिली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक जो चीज़ें हैं वो खतरनाक अपशिष्ट में आती हैं। तो खतरनाक अपशिष्ट क्या होता है? जो हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, नर्सिंग होम से जो मनुष्यों एवं जानवरों के उपचार करते समय जो कचरा निकलता है उसको हम खतरनाक अपशिष्ट में मानते हैं। हज़ार्ड्स वेस्ट। हज़ार्ड्स वेस्ट क्या होता है? जो खतरनाक वेस्ट होता है, जो खतरनाक कचरा होता है, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। तो खतरनाक कचरे को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो हज़ार्ड्स वेस्ट हैं उनको रखा गया है। तो सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 1। इसमें मानव शरीरगत अपशिष्ट जैसे मानव ऊतक, अंग, रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थ सहित शरीर के अंग शामिल हैं। तो जैसा लिखा हुआ है इसमें शरीर का जो भी, जैसे कि ऊतक को काटा जा रहा है, अंग है या रक्त है, शरीर के अन्य तरल पदार्थ है, उसको कैटेगरी 1 में रखा गया है जो कि हज़ार्ड वेस्ट में आता है। सेकेंडरी हम देखते हैं कैटेगरी नंबर 2। इसमें पशु अपशिष्ट जैसे कि रक्त, जानवरों के ऊतक, अंग, शरीर के अंग, शव, रक्त स्राव वाले हिस्से, तरल पदार्थ, रक्त और प्रायोगिक जानवरों का उपयोग किया जाता है जो पशु चिकित्सालयों द्वारा उत्पन्न अनुसंधान और अपशिष्ट में उपयोग किए जाते हैं। जो कैटेगरी नंबर 2 है इसमें पशु अपशिष्ट रखा जाता है, जैसे कि जानवरों की ऊतक हो गए, उसके अंग हो गए, शरीर के अंग हो गए, या स्व रक्त स्राव वाले हिस्से हो गए, तरल पदार्थ हो गए। तो ये सबको कैटेगरी 2 में रखा जाता है। ये भी जो हज़ार्ड वेस्ट है उसका ही प्रकार होता है। तीसरा हम देखते हैं कैटेगरी नंबर 3। इसमें बायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट जैसे प्रयोगशाला संस्कृतियों, सूक्ष्म जीवों के स्टॉक या नमूनों, जीवित या क्षीण वास्किन अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं से अनुसंधान और संक्रामक एजेंटों में उपयोग किए जाने वाले मानव और पशु सेल कल्चर शामिल होते हैं। जो कैटेगरी नंबर 3 होती है ये माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी वाले होते हैं। तो हज़ार्ड वेस्ट का जो थर्ड वाला है कैटेगरी 3, इसमें माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जितने भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि यूरिन हो गई, ब्लड हो गई, स्पूटम है, स्टूल है, और जो CSF फ्लूइड हो गया, तो ये सब चीज़ों को, वॉमिट वगैरह, तो ये सब चीज़ों का इसमें रहता है। और इसमें जो कि जिसका नैदानिक प्रयोगशाला में इसका ज़रूरी होता है और इसका अनुसंधान भी होता है। इसका क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है और बीमारी का पता लगाया जाता है। लेकिन यदि इसका सही तरीके से निदान नहीं किया गया तो ये मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हम देखते हैं हज़ार्ड वेस्ट में कैटेगरी 4। इसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, जितने भी नुकीले चीज़ें होती है, जैसे कि सुई हो गई, सिरिंज हो गई, स्कैल्पेल हो गया, ब्लेड, ग्लास आदि इसमें शामिल होते हैं, जो पंचर करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी को पंचर करने का या काटने वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो शार्प जो जितने भी चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती है, उसको हज़ार्ड वेस्ट में कैटेगरी 4 में रखा गया है। कैटेगरी 5 है हज़ार्ड वेस्ट में ही। इसमें डिस्कार्डेड दवाइयाँ और साइटोटॉक्सिन दवाएं शामिल है। इसमें जो भी ख़राब हो गई या एक्सपायरी डेट हो चुकी दवाइयाँ हैं उनको रखा जाता है। और जो साइटोटॉक्सिन्स दवाई हैं, साइटोटॉक्सिन्स दवाई वो होती हैं जो जहरीली दवाइयाँ हैं, तो उसको रखा जाता है जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं है या फिर जो ख़राब हो चुकी हैं उनको रखा जाता है। और जितने भी पुरानी हो चुकी या फिर जो ख़राब हो चुकी या किसी प्रकार का कोई गीला हो चुका है, सॉइल्ड हो चुका है जो दवाई, वो सब चीज़ों को भी कैटेगरी 5 में रखा जाता है। हज़ार्ड वेस्ट का ही कैटेगरी नंबर 6 है। इसमें सॉइल्ड वेस्ट जैसे जितने भी रक्त से दूषित वस्तुएं हो गई, कपास, ड्रेसिंग, गंदे प्लास्टर की कास्ट, लाइनें, बिस्तर, रक्त से दूषित अन्य सामग्री,
जितने भी गीले और तरल वाली जो चीज़ें हैं जो कि क्या हो चुकी होती है, भीग चुकी होती है, जैसे कि गीला कॉटन हो गया जो ब्लड में भीगा हुआ है, या किसी प्रकार का कोई गीला चीज़ हो गया, बॉडी का कोई अन्य फ्लूइड हो गया शरीर का, और जैसे बिस्तर हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ड्रेसिंग भी गीला होता है और गंदा होता है, प्लास्टर वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ों को कैटेगरी नंबर 6 में रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी नंबर 7 जो कि हज़ार्ड वेस्ट का ही एक हिस्सा है, एक प्रकार है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि डिस्पोजेबल वस्तु, जिसमें जैसे जो ठोस होते हैं या फिर जो प्लास्टिक रूप में होते हैं जो कि ईज़िली गलते नहीं हैं या डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो जैसे कि ट्यूबिंग, कैथेटर, आईवी सेट हो गया, या आईवी फ्लूइड्स के जो बॉटल हो गए, ये जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का जो ट्यूब्स होता है, तो वो सब चीज़ों को कैटेगरी नंबर 7 में रखा जाता है। उसके बाद है हज़ार्ड वेस्ट में ही कैटेगरी नंबर 8। इसमें प्रयोगशाला में उत्पन्न तरल अपशिष्ट, लैब धोने, सफाई, हाउसकीपिंग और डिसइंफेक्टिंग गतिविधियां शामिल होती हैं। तो इसमें जितने भी तरल पदार्थ और अपशिष्ट हो गए, या फिर लैब का जो धोने वाला सामान आ गया है ना, या फिर सफाई हो गई, सफाई से रिलेटेड या हाउसकीपिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो कैटेगरी नंबर 8 में हम लोग देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9, इसमें किसी भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट के इंसिनरेशन में उत्पन्न राख शामिल है। कैटेगरी नंबर 9 में जो इंसिनरेशन करते हैं, इंसिनरेशन क्या है, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है। इंसिनरेशन में जितनी भी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम मिट्टी में नहीं दबा सकते या जिसका माइक्रोवेव या ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उसको हम जला देते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं। तो कैटेगरी नंबर 9 में वही है जो इंसिनरेशन में जो राख होती है वो इसमें आती है। उसके बाद है हम देखते हैं कैटेगरी नंबर 10। इसमें बायोकेमिकल से उत्पन्न किए जाने वाले रसायन, कीटाणु शोधन में इस्तेमाल होने वाले रसायन, कीटनाशक आदि शामिल होते हैं। तो आपका जो हज़ार्ड वेस्ट है उसमें ये भी आता है। तो जितने भी जो केमिकल्स होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले हैं, जैसे कीटनाशक हो गया या फिर किसी प्रकार का कुछ रसायन हो गया जो कि मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी आपके हज़ार्ड वेस्ट में कैटेगरी नंबर 10 में रखा गया है। अब देखते हैं बायोमेडिकल रूल्स। मेडिकल वेस्ट का जो रूल्स है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो प्रबंधन और हैंडलिंग का जो प्रक्रिया है, ये जैसे हम पढ़े जुलाई 1998 में लागू किया गया था और बाद में 2011 में ये फिर से संशोधित किया गया। एक बार तो इसको बनाया गया लेकिन बाद में इसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए और अब नवीनतम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है। तो जो 2016 में जो लाया गया वही अभी चल रहा है। नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफलता दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों शामिल है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि यदि किसी प्रकार का कोई क्लिनिक है या हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है, यदि वो किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी करती है या लापरवाही करती है जिसमें वो सही से निपटान नहीं करती है बायोमेडिकल वेस्ट का, तो उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है, जो कि 1986 की जो प्रावधान है उसमें ये लाया गया है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ों का रूल रेगुलेशन और जितने भी नियम और कायदे बताए गए हैं उसके अनुसार रहते हुए बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। इन नियमों के अनुसार यह प्रत्येक ऑक्यूपायर का कर्तव्य है, यानी एक व्यक्ति जिसका संस्थान या उसके परिसर का नियंत्रण है, यह सुनिश्चित करने के लिए ये सही कदम उठाता है कि उत्पन्न कचरे को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के संभाला जाए। तो वही बोला गया है फ्रेंड्स कि यदि कोई ऑक्यूपायर है या फिर कोई संस्था चलाने वाला है, किसी प्रकार का हॉस्पिटल या क्लिनिक चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसका खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसका सही तरीके से निपटान कर सके और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके।
उसके बाद हम देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स कि हम जितने भी हॉस्पिटल से क्लिनिक से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं और किन स्टेप्स में करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, अगर अलग अलग कंटेनर्स या डस्टबिन तय किए गए हैं जिसमें ऐसा देखा जाता है कि एक में शार्प ऑब्जेक्ट, एक में प्लास्टिक वेस्ट, एक में जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको रखा जाता है। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, अलग अलग जो कचरे होते हैं उसको अलग अलग कंटेनर्स में करके रखना, वो है सेग्रीगेशन। सेकंड है कलेक्शन एंड स्टोरेज। तो सेकंड में जितने भी जो कचरे होते हैं, जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, वो सब चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, एक जगह पर उसको इकट्ठा किया जाता है और उसका स्टोरेज किया जाता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप लोग जैसे देखते हो घर में भी जैसे जो कचरे वाली गाड़ी आती है, उसी प्रकार क्या होता है हॉस्पिटल में भी परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वैन होती है या कचरे की जो गाड़ी होती है वो आती है और अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग जो कचरे होते हैं उसको डाल करके उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद है उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो कुछ चीज़ें जो होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ का डिस्पोज कर दिया जाता है, जैसे कि ह्यूमन फ्लूइड हो गया या ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स वगैरह हो गए, जैसे एम्प्यूटेड लेग हो गया। तो इन सब चीज़ों का हमको दोबारा काम नहीं है और ये क्या है मानव जाति के लिए ख़तरा भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। तो ये डिस्पोजल है, जैसे कि इसको हम डीप ब्यूरल कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नीडल्स हो गई या किसी प्रकार का कुछ और, तो इसमें क्या करते हैं सबको मिट्टी में दबा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम रिसाइकल करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो गाउन्स हो गए, जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और जो और भी जो चीज़ें हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कुछ चीज़ों को ऑटोक्लेव करते हैं, कपड़ों को या इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव करते हैं। और जो काम की नहीं होती है, जिसको डिस्पोज करना होता है, उसको या तो इंसिनरेट कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है, या फिर कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है मिट्टी में दबा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेग्रीगेशन। जीव चिकित्सा अपशिष्ट को भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान से पहले अनुसूची 1 के अनुसार पॉइंट ऑफ जनरेशन पर रंगीन कंटेनर या बैग में अलग किया जाएगा। तो सेग्रीगेशन वही है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट या बायोमेडिकल वेस्ट से निकलने वाले जितने भी कचरे होते हैं उनको अलग अलग कंपार्टमेंट में या अलग अलग डस्टबिन में कलर देख करके क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जिसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली हमारे पास विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए अलग अलग रंगीन बैग या कंटेनर है। तो सेग्रीगेशन में हम देखते हैं कि अलग अलग जो बैग है जिसमें हम सेग्रीगेट करते हैं या अलग अलग कचरे को अलग अलग डब्बे में हम डालते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ब्लैक, फिर रेड बैग, येलो बैग, ब्लू और वाइट जो बैग होता है वो होता है, और ट्रांसक्लुएंट बैग भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लैक बैग। जो ब्लैक कंटेनर या ब्लैक बैग होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कुछ जो वेस्ट चीज़ें होती है जो कि मेडिकल से निकलती है उसको डाला जाता है। इसमें जनरल वेस्ट को डाला जाता है, जैसे हमने कैटेगरीज में पढ़े हैं, ऐसे वेस्ट जो कि किचन से निकलता है, जो कि नॉन हज़ार्ड्स है, जो कि खतरनाक नहीं होता है। तो इसमें पेपर हो गया, कार्डबोर्ड, सिरिंज या आईवी सेट के रैपर हो गए, पॉलीथीन, फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके वगैरह आदि को जो ब्लैक बैग है उसमें हम डालते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्लैक यानी काला, तो काला से होता है कचरा। तो जो कि किचन से निकलने वाला कचरा होता है उसको हम ब्लैक कंटेनर में डाल करके रखते हैं। सेकेंड है नेक्स्ट हम देखेंगे येलो कंटेनर। येलो कंटेनर जो होता है ये मानव ऊतक, अंग, शरीर के जो अंग है, जैसे एम्प्यूटेड हैंड्स हो गए या एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट्स हो गया, या फिर प्रायोगिक पशु शव या परीक्षण के लिए जब हम किसी पशु को लेते हैं तो उसका शव हो गया, या जो शरीर के अंग हो गए, या हमारी त्वचा का कोई हिस्सा हो गया, हमारे टिश्यू हो गए, हमारे सेल्स हो गए, तो या फिर जो ब्लड वाला जो
कॉटन बॉल्स हो गया, जो ड्रेसिंग का मटेरियल हो गया, प्लास्टर का मटेरियल हो गया, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, शरीर के टिश्यू फ्लूइड्स हो गए, तो ये सब चीज़ों को भी येलो कंटेनर में डाला जाता है। तो येलो कंटेनर से आप कैसे याद रख सकते हो, पीला, पीला का मतलब होता है पीला से पसीला, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। मतलब पस वाली या बॉडी फ्लूइड्स वाली जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम येलो कंटेनर में रखते हैं। इसके अलावा जो एक्सपायरी एंटीबायोटिक्स होती हैं, साइटोटॉक्सिन ड्रग्स या डिस्कार्ड की गई दवाएं जिनमें साइटोटॉक्सिन दवाओं से दूषित सभी चीज़ें शामिल है, उसको भी येलो कंटेनर में रखा जाता है। जितने भी एक्सपायरी एंटीबायोटिक्स हैं या एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, ये साइटोटॉक्सिन ड्रग हैं जो कि क्या होती है, जहरीली होती है, उनको भी इसमें येलो कंटेनर में डाला जाता है। जो लैब में यूज़ होने वाले रसायन हैं और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी तरल अपशिष्ट हैं और कीटनाशकों या फिर जितने भी प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, तो वो सब चीज़ों को भी येलो कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। खून या शरीर के तरल पदार्थ, मास्क, पीपेट किट आदि में दूषित लिनन, गद्दे, बिस्तर, रक्त का बैग या फिर प्रयोगशाला जो उपकरण निकलते हैं, सूक्ष्मजीव के स्टॉक या नमूने, अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले मानव और पशु सेल कल्चर, जीवित या लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन के टीके, तो ये सब चीज़ों को भी येलो कंटेनर में रखा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं रेड कंटेनर। रेड कंटेनर क्या होता है, रेड यानी लाल, और लाल से हम देखते हैं लाल से लचीला, ल से लचीला होता है। तो जितने भी रबड़ वाली चीज़ें होती हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल होती हैं, लचीली चीज़ें होती है, उसको रेड कंटेनर में डालते हैं, जैसे कि ट्यूबिंग, बोतलें, अंतःशिरा के ट्यूब और सेट, कैथेटर, मूत्र बैग, सिरिंज, सुई सिरिंज के बिना, और उसकी जो भी वैक्यूटेनर्स वगैरह होती है, और जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जैसे दस्ताने हो गए, दस्ताने भी क्या होता है, लचीला होता है। तो जितने भी ट्यूब्स वाले या प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको रेड कंटेनर में हम डालते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्लू कंटेनर। ब्लू से हम देखते हैं, ब्लू यानी नीला, और नीला से होता है नुकीला। तो जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नुकीली चीज़ें हैं उसको हम ब्लू कंटेनर में डालते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्लासवेयर, ब्रोकन और डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स हो गई, एम्पुल्स हो गई, और जो नीडल्स वगैरह हो गई, स्कैल्पेल हो गई, नाइफ हो गई, तो या फिर स्लाइड हो गई, तो ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, ब्लू कंटेनर में डाल सकते हैं। वाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर। वाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर जो होता है ये धातुओं सहित अपशिष्ट, शार्प सुई, फिक्स्ड सुइयों के साथ सिरिंज, सुई टिप, कटर या बैनर, स्कैल्पेल, ब्लेड और दूषित जो तीक्ष्ण वस्तुएं होती है इसको भी रखने के लिए, जो कि पंचर कर सकती है या कट लगा सकती है, उसके लिए वाइट कंटेनर होता है। तो वाइट कंटेनर जैसे कि हम देखिए ब्लू बैग में भी क्या किया जा रहा था, नुकीला चीज़ों को रखा जा रहा था, जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट है उनको रखी जा रही थी। वैसे ही वाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर होता है जो कि यहाँ पर भी शार्प ऑब्जेक्ट या जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकीली हैं, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर रखा जाता है। सेग्रीगेशन के बाद जो सेकंड है वो है कलेक्शन एंड स्टोरेज। जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो सभी अपशिष्ट बैग और कंटेनरों में जब भर दिए जाते हैं या उसको पैक कर दिया जाता है तो दैनिक रूप से वार्ड, ओपीडी या उससे भी अधिक बार हटा दिया जाता है और जाना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, लेबर रूम, ये सब। सुनिश्चित करें कि ऑपरेशन अपशिष्ट बैग कंटेनर को ठीक से सील और लेबल किया गया है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार का पैकेजिंग कर रहे हैं तो उस समय उसका जो लेबलिंग है और उसका जो सील है और उस जो कंटेनर को पूरी तरीके से पैक किया गया है कि नहीं, इन बातों का हमको ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है जब उसको परिवहन के लिए लेके जा रहे हैं तो वो कहीं पर से लीक हो जाए और वो बाहर निकल जाए तो वो क्या हो सकता है, मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। तो उसका जब कलेक्शन और स्टोरेज किया गया है तो अच्छी तरीके से उसे सील पैक करके रखना चाहिए।
इसके अलावा कचरे को अस्थायी रूप से अस्पताल के केंद्रीय भंडारण क्षेत्र में संग्रहित किया जा सकता है और वहां से इसे थोक में अंतिम निपटान के स्थल पर दिन में 1 या 2 बार कचरे की मात्रा के आधार पर भेजा जा सकता है। अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 48 घंटे से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जाएगा। ये भी कलेक्शन और स्टोरेज का एक नियम है कि क्या किया जा सकता है, बार बार अस्पताल और बार बार छोटी छोटी जगहों से लाने की जगह क्या किया जा सकता है, जो अस्पताल के केंद्रीय भंडारण क्षेत्र जो होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर संग्रहित किया जाना चाहिए और उसको थोक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उसका निपटान के लिए उसको ले कर के जाना चाहिए। और कचरे को क्या किया जा सकता है, 48 घंटे के समय के अंदर ही उसको क्या करना है, उसका निपटान करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 48 घंटे के बाद उसमें से बहुत सारे ऐसे जो बायोमेडिकल वेस्ट जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है, और ज़्यादा संदूषित हो सकती है और मानव जाति को बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचा सकती है। थर्ड हम लोग इसी में देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। कचरे को जब हम पैक कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं, तो उसको परिवहन करा के लेके जाना भी पड़ता है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके देखभाल के साथ और बंद कंटेनरों में लेके जाना चाहिए। उसका देखभाल के लिए एक होना चाहिए ताकि वो लीक ना हो सके और उसको बंद करके पूरी तरीके से लेके जाना चाहिए। सुई, चुभन की चोट और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए वेस्ट बैग की मैनुअल हैंडलिंग को कम से कम किया जाना चाहिए। और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसकी जो चुभन है या चोट और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए जो जितने भी वेस्ट बैग्स हैं उसके मैनुअल हैंडलिंग को कम कर देना चाहिए, तब उसका ट्रांसपोर्टेशन सही से किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे दिया गया है, व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन of BMW must have the biohazards symbols. This vehicle should not be used for any other purpose. जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है या जो बायोमेडिकल हज़ार्ड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ख़तरा साबित हो सकती है। हम शुरुआत में पढ़े हैं खतरनाक मतलब हज़ार्ड वेस्ट और नॉन हज़ार्ड वेस्ट। तो जो खतरनाक जो कचरे होते हैं और गैर खतरनाक जो कचरे होते हैं, तो जो आपका खतरनाक कचरा है जो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है उसमें एक सिंबल बना हुआ होता है। फर्स्ट वाला सिंबल यदि आप देखेंगे बायो हज़ार्ड्स का, तो ये सिर्फ उसी के लिए ही निर्धारित है। इसमें ये सिंबल से हमको पता चलता है कि एक जैविक परिसंकट चिन्ह है, जिसमें हम समझ सकते हैं देख करके कि ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बनाया गया है। वैसे ही साइटोटॉक्सिन हज़ार्ड सिंबल में आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है और बीच में उसमें सी लिखा हुआ है। तो साइटोटॉक्सिन जो हज़ार्ड्स होते हैं उसमें आप समझ सकते हैं जितने भी पॉइजनस या फिर जो जहरीली चीज़ें हैं उसके लिए इसको रखा गया है। तो आप इसको इन दोनों चिन्हों को अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये जो सिंबल्स हैं वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम फोर्थ देखते हैं ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। म्युनिसिपल वेस्ट, सामान्य अपशिष्ट काले बैग की सामग्री को नगर पालिका के कचरे के डब्बे में भेजा जाता है। हम देखे हैं गैर जो खतरनाक कचरे होते हैं जो कि किचन से निकलने वाला कचरा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो उसको जो म्युनिसिपल वेस्ट मतलब जो नगर पालिका या नगर निगम का जो कचरा का डिब्बा होता है, जो कि शहर में गाँव में आजकल चलता है, जो कचरे का गाड़ी है जिसमें कचरे को डालते हैं, तो वहाँ पर उसको क्या किया जा सकता है, डिस्पोजल के लिए भेजा जा सकता है। इसके अलावा डीप ब्यूरियल किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। डीप ब्यूरियल क्या होता है, कुछ कचरे को जब हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं या माइक्रोवेव नहीं कर सकते हैं तो उसको मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। जैसे कि मानव के जो बॉडी पार्ट्स हो गए या स्किन हो गए, ऊतक हो गया, कोशिका हो गया, या जो पशु है अनुसंधान वाला, तो वो सबको हम क्या कर सकते हैं, डीप ब्यूरियल मतलब मिट्टी में दफन कर देते हैं। ऑटोक्लेव एंड माइक्रोवेव, ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव भी एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम रिसाइकल करके
के फिर से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाउन हो गया, एप्रन्स हो गए, पेशेंट के जो क्लॉथ्स हो गए, या फिर जो लिनन हो गया, या फिर जो टॉवेल है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑपरेशन के समय में यूज़ होते हैं, तो या कुछ और चीज़ें हो गई, तो उनको क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव में डाल दिया जाता है। और ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव क्या करता है, उसको जो गर्म हीट है, जो हीट है, उसके माध्यम से क्या क्या करता है, स्टीम के माध्यम से उसको पूरी तरीके से स्टरलाइज कर देता है, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देता है, और उसको फिर से पहले के जैसे बना देता है। ये एक प्रकार से रिसाइकलिंग का भी तरीका होता है, जिसमें जो चीज़ है वो रिसाइकल हो जाती है और उसका आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। श्रेडिंग, जितने भी लाल कंटेनर की सामग्रियां होती है, लाल कंटेनर में हम पढ़े हैं लाल से लचीला, तो लचीला मतलब जितने भी जो लचीली या प्लास्टिक की मटेरियल्स हैं, तो उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे रासायनिक कीटनाशक के द्वारा क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके बाद जितनी भी जो कटी हुई चीज़ें हैं, तो उसको क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग के लिए उसको भेज दिया जाता है। उसके हम बात देखते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में पीले बैग, जो पीला बैग है, पीले बैग में हम पढ़े हैं पीले से पसीला, जितनी भी जो पस वाली चीज़ें हैं, ब्लड वाली चीज़ें हैं, बॉडी ऑर्गन्स है, पार्ट्स हैं, तो उन चीज़ों को क्या किया जाता है, उसका भस्मीकरण किया जाता है, मतलब इंसिनरेशन किया जाता है, जिसको जला दिया जाता है और उसको राख के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो राख बचती है, और राख को लैंडफिल्स कर दिया जाता है, मतलब मिट्टी में उसको दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बाद है जनरल रूल्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो जनरल रूल्स क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के? सभी चिकित्सा पेशेवरों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संचालन और हैंडलिंग नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जितने भी इसके चिकित्सा के पेशेवर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे क्लिनिक के हो, चाहे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हो, उनको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यदि उनको जानकारी नहीं होगी, तो हम पढ़े हैं कि यदि इसका सही तरीके से निपटान नहीं किया गया, इसका मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। तो इसका सही तरीके से जानकारी भी होना चाहिए और इसका सही तरीके से निपटान भी ज़रूरी होता है। फिर है हर स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के पास सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निश्चित योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। जितने भी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो या किसी भी प्रकार की मेडिकल की संस्था हो, उसके पास एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को और अपने लोगों को बुला करके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए योजना तैयार करते हैं कि उनको किस तरीके से निपटान करना है, और उनका प्रशिक्षण भी देते हैं कि ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार से उसका निपटान सही तरीके से होना चाहिए, ताकि वो मानव जाति के हाथ में बिल्कुल भी ना पड़ने पाए। उसके बाद है जैव चिकित्सा अपशिष्ट को कचरे के जनरेटर द्वारा और पॉइंट ऑफ जनरेशन पर अलग किया जाना चाहिए। जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उसको जनरेटर के द्वारा क्या किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ जनरेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। सभी को BMW जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको संभालने वाली सार्वभौमिक सावधानियाँ, यूनिवर्सल प्रिकॉशन को अपनाना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम किसी भी कहीं पर भी अधिकतर हम देखते हैं कि कहीं पर भी कचरे को फेंक देते हैं, और हॉस्पिटल में ऐसा आजकल पूरी तरीके से क्या है, कानूनन रूप से मना है। आप किसी भी कचरे को कहीं पर भी नहीं फेंक सकते हो, उसका सही से सेग्रीगेशन ज़रूरी है। आप किसी को इंजेक्शन भी लगाए हैं तो जो कॉटन है उसको आप सही तरीके से, जो सही बॉक्स है, कंपार्टमेंट है, उसमें आपको डालना है। तो यूनिवर्सल जो प्रिकॉशन है जो कि बताया गया है उसी को फॉलो करके आपको काम करना है।
फिर है बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर को टिटनेस और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। जितने भी बायोमेडिकल हैंडलर्स होते हैं जो कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको जो हैंडलर्स होते हैं जो शुरू से सेग्रीगेशन से लेकर के उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल तक का काम करते हैं, उनको टिटनेस का और हेपेटाइटिस बी का टीका लगना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं या किसी प्रकार का बॉडी फ्लूइड है, उसके संपर्क में आ जाने की वजह से जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो हैंडलर्स होते हैं उनको भी बीमारी होने का खतरा होता है। तो इसके लिए उनको टिटनेस का और हेपेटाइटिस बी जो कि एक यौन संचरित रोग है उसका टीका ज़रूर लगा दिया जाना चाहिए, जिससे वो इस संपर्क में आने के बाद भी वो क्या रहे, प्रिवेंट हो सके। कलेक्टरों और ट्रांसपोर्टरों को जैव चिकित्सा कचरे की प्रकृति और जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कलेक्टर्स होते हैं और जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब जो ड्राइवर होते हैं, उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ताकि वो भी इसमें एक्शन ले सके और लोगों को प्रशिक्षित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि वो किस प्रकार बच करके रह सके और सही तरीके से इसका निपटान भी किया जा सके। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर को खतरनाक कचरे को इकट्ठा करने के और परिवहन करने के दौरान सुरक्षात्मक उपकरण पहनना चाहिए। हम पीपीई किट जो पढ़ते हैं हम, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो जब भी हम बायोमेडिकल वेस्ट का जो निपटान कर रहे हैं, तो जो मेनली हैंडलर है जो उसको क्या करता है, आपका हैंडलिंग करने से लेकर के परिवहन कराने और उसका स्टोरेज कराने से लेकर के उसका ट्रीटमेंट कराने तक का जो कार्य करता है, उसको पीपीई किट का यूज़ करना चाहिए सही तरीके से। जो एप्रन है या जो प्लास्टिक एप्रन आती है, बूट्स है, कैप है, जो मास्क है, गॉगल्स वगैरह और जो ग्लव्स वगैरह है, वो सभी चीज़ों को वियर करके रखना चाहिए। जिससे होता ये है कि यदि वो हैंडलर है, वो उसके संपर्क में जितने भी इन्फेक्शियस चीज़ें हैं उसके संपर्क में नहीं आता है और बड़ी बीमारियों से वो बच सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।